है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कैस्पर नाम के एक गुंडे से जो मेक्सिको का रहने वाला था। एक दिन उसने बेनितो नाम के एक लड़के को अपनी गैंग में शामिल करने की सोची और उसे अपने लीडर मागो के सामने लेकर आया। मागो ने बेनितो को देखा और फिर उसे अपनी गैंग के गुंडों से मुकाबला करने को कहा। बेनितो की ताकत और उसका जज्बा देखकर मागो काफी खुश हुआ, इसलिए उसने बेनितो को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद उसने बेनितो का नाम बदलकर स्माइली रख दिया। पता चलता है कि कैस्पर मार्था नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो कैस्पर के काम काज से बिल्कुल अनजान थी। उसने कई बार कैस्पर से पूछा भी, लेकिन कैस्पर ने उसे कभी सच नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि मार्था के बारे में उसकी गैंग को हल्की सी भी भनक लगे, इसलिए वो हमेशा उससे छिपकर मिलता था। उसने स्माइली से भी इस बात को राज रखने को कहा। इसके बाद वो स्माइली को गैंग के बाकी मेंबर्स से मिलवाने ले गया। तभी मागो ने कैस्पर से पूछा कि वो आजकल कहाँ गायब रहता है, लेकिन कैस्पर ने बड़ी चालाकी से बात टाल दी। इसके बाद मागो ने उन्हें एक दुश्मन गैंग का आदमी दिखाया और स्माइली को उसे गोली मारने को कहा। स्माइली ने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, इसलिए कैस्पर ने उसकी मदद की और गोली चलाते ही स्माइली उसकी गैंग का हिस्सा बन गया। गोली चलाने के बाद स्माइली काफी दुखी हो गया, पर मागो ने उसे समझाया कि जल्द ही उसे इसकी आदत हो जाएगी। बाद में जब कैस्पर मार्था से मिला तो वो काफी गुस्से में थी, क्योंकि कैस्पर अब तक उससे अपना राज छिपा रहा था। लेकिन तभी अचानक मागो वहां पहुंचा और जब उसने मार्था के बारे में पूछा तो कैस्पर ने झूठ कह दिया कि ये तो दूर की दोस्त है मेरी, मैं नहीं जानता इसे, ज्यादा लाड प्यार नहीं हमारा। इस पर मार्था गुस्सा होकर वहां से चली गई। इसके बाद हम सायरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता और चाचा के साथ गैर कानूनी तरीके से मेक्सिको से अमेरिका जाने की फिराक में थी। जब वो तीनों साथ में एक जंगल से गुजर रहे थे तो उसके चाचा ने उसे एक फोन नंबर दिया और कहा कि अगर रास्ते में कुछ भी हो जाए तो वो इस नंबर पर उसके परिवार को खबर कर दे। इसके बाद वो चलते चलते मेक्सिको शहर तक पहुंचे और फिर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक ट्रेन में छिपकर यूएस से जाने का फैसला किया। इधर मागो ने अपनी गैंग की एक मीटिंग बुलाई और कैस्पर पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाने का इल्जाम लगाया। फिर जैसे ही मीटिंग हुई तो अचानक मार्था उसे ढूंढते हुए वहां आ गई और उसे देखकर कैस्पर काफी घबरा गया। वो उसे गैंग से दूर रखना चाहता था, लेकिन अब मागो ने उन्हें देख लिया था। इसके बाद मागो मार्था को अपने साथ अंदर ले गया और बाकी गैंग वालों ने कैस्पर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने गैंग के सरदार से झूठ कहा था। उधर मार्था से बात करके मागो को पता चला कि मार्था कैस्पर की गर्लफ्रेंड है और उसी के साथ समय बिताने के चक्कर में कैस्पर अक्सर गायब रहता था। इसके बाद मागो ने हैवानियत में आकर मार्था से जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मना किया तो मागो ने उसे जान से मार दिया। इसके बाद उसने बाहर निकलकर कैस्पर को मार्था की मौत की खबर दी और कहने लगा कि उसे जल्द ही कोई और लड़की मिल जाएगी, तो ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है इसके पीछे। इसके बाद मागो ने स्माइली को एक बंदूक दी और कैस्पर को अपने साथ नए मिशन पर चलने को कहा। आखिरकार वो तीनों उसी ट्रेन में चढ़ गए जिसमें सायरा अपने पिता और चाचा के साथ थी। थोड़ी देर बाद भारी बारिश होने की वजह से ट्रेन रुक गई और अचानक मागो की गैंग ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तभी मागो की नजर सायरा पर पड़ी और वो उस पर भी जोर जबरदस्ती करने लगा। ये देखकर कैस्पर की आंखों के सामने मार्था की झलक आ गई और उसके सर पर खून सवार हो गया। उसने एक ही झटके में मागो को जान से मारकर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये देखकर स्माइली भी तुरंत वहां से भाग निकला और बाकी सभी यात्री कैस्पर से डरकर आराम से बैठ गए। फिर अगली सुबह दो लोगों ने कैस्पर पर हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन सायरा ने उनका ध्यान भटकाकर कैस्पर की जान बचाई। उधर जब स्माइली ने वापस लौटकर अपनी गैंग को मागो की मौत की खबर दी तो एल सालो नाम के गुंडे को लगा कि स्माइली भी कैस्पर से मिला हुआ है। वो गद्दारी के जुर्म में स्माइली को जान से मारने ही वाला था कि स्माइली ने उसे वादा किया कि वो कैस्पर को ढूंढ कर लाएगा। आखिरकार एल सालो मान गया और उसने स्माइली को एक बंदूक देकर कैस्पर को गोली मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि अगर स्माइली कैस्पर को नहीं मार सका तो वो उसे जरूर मार देंगे। इसके बाद स्माइली वहां से निकल तो गया, लेकिन एल सालो को यकीन नहीं था कि वो ये काम सच में कर पाएगा, इसलिए उसने अमेरिका में मौजूद अपने साथियों से मदद मांगने का फैसला किया। उधर कैस्पर ट्रेन में ही सवार था जब एल सालो ने उसे मैसेज करके जान से मार डालने की धमकी दी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है, पर तभी सायरा ने वहां आकर उससे बातचीत की और उसे खाना दिया। कैस्पर ने हिचकिचाते हुए खाना लिया और उसे अपना असली नाम बताया। इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ती रही और एक स्टेशन पर कैस्पर ने अपना फोन नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि एल सालो इसके जरिए उस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो सायरा ने एक बार फिर से कैस्पर से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है।
पर तभी उसके पिता वहां आकर उसे डांटने लगे। वो नहीं चाहते थे कि सायरा एक हत्यारे से बात करे, लेकिन सायरा ने उन्हें समझाया कि कैस्पर जरूर किसी मुसीबत में है, इसलिए उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। पर उसके पिता कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए सायरा गुस्से में वहां से चली गई। उधर मेक्सिको में स्माइली डैनी नाम के एक और गैंग लीडर से मिला और उन्हें बताया कि वो मारा गैंग का मेंबर है। वो चाहता था कि डैनी कैस्पर को ढूंढने में उसकी मदद करे, जिस पर डैनी फट से राजी हो गया। उधर कैस्पर और सायरा में फिर से बातें शुरू हुई और कैस्पर ने उसे बताया कि वो जिंदगी में एक बार हवाई जहाज में जरूर बैठना चाहता है। इसके बाद सायरा कहने लगी कि एक ज्योतिष ने उसे बताया था कि वो एक शैतान के साथ अमेरिका जाएगी और अब उसे लगता है कि शायद वो कैस्पर ही है। इस पर कैस्पर ने कहा कि जब वो दोनों यूएस पहुंच जाएंगे तो वो सायरा को हवाई जहाज की फैक्ट्री दिखाने ले जाएगा। फिर सायरा ने उसे अपने साथ ही रुकने को कहा, लेकिन कैस्पर ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे यकीन था कि मारा गैंग के गुंडे उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। उधर स्माइली और डैनी की गैंग मिलकर कैस्पर को ढूंढ रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें बताया कि कैस्पर ट्रेन से यूएस जा रहा है। वहीं ट्रेन में जब अगला स्टेशन आने वाला था तो कैस्पर ने सभी यात्रियों को ट्रेन से उतरने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि आगे पुलिस की तलाशी होगी जिसमें गैर कानूनी तरीके से यूएस जा रहे लोग पकड़े जाएंगे। उसकी बात मानकर सब स्टेशन से पहले ही उतर गए और चलकर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक कैस्पर को उन गैंग्स के गुंडे दिखाई दिए जो उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। उसी वक्त गुंडों ने भी उसे देख लिया और वो उसका पीछा करने लगे, लेकिन कैस्पर किसी तरह छिपकर उनसे बच निकला। आखिरकार थोड़े समय बाद वो स्टेशन के आगे से ट्रेन पर वापस चढ़ा और तब उसकी सायरा के परिवार से भी दोस्ती हो गई। लेकिन जैसे ही सब आसपास वाले सो गए तो कैस्पर ट्रेन से उतर गया। इसके बाद वो यूं ही इधर उधर घूमने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन तभी उसने देखा कि सायरा भी ट्रेन से उतरकर उसके पीछे पीछे आ गई थी। अब कैस्पर ने दौड़कर उसे ट्रेन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अब कैस्पर को काफी चिंता होने लगी, क्योंकि अगर सायरा उसके साथ रही तो वो गुंडे उसे भी मार डालेंगे। पर अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो सायरा को लेकर अपनी एक दोस्त जैस्मीन के घर पहुंचा और सायरा को सही सलामत अमेरिका पहुंचाने के लिए उसकी मदद मांगी। आखिरकार जैस्मीन मान गई और उसने उन दोनों को खाना खिलाया। फिर उसने सायरा को आराम करने भेज दिया और कैस्पर से बात की। तब कैस्पर ने उसे बताया कि वो सायरा को सरहद पार करवाकर उसके परिवार से मिलवाना चाहता है, लेकिन जैस्मीन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कैस्पर को बताया कि एल सालो पहले ही उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ चुका है और हो सकता है कि वो दोबारा भी आए। लेकिन कैस्पर को यकीन था कि जैस्मिन उसकी मदद जरूर करेगी। उधर ट्रेन पर जब सायरा के पिता की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सायरा ट्रेन से गायब थी। उसके चाचा ने कहा भी कि उन्हें रुककर सायरा का इंतजार करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि सायरा इस वक्त है कहाँ, इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने का ही फैसला किया। वहीं दूसरी ओर जैस्मिन कैस्पर और सायरा को अपनी गाड़ी में छुपाकर सरहद तक ले आई, जहां से वो अगली गाड़ी पकड़कर यूएस पहुंच सकते थे। लेकिन उनके निकलते ही उसने कैस्पर को धोखा देते हुए एल सालो को उसका पता बता दिया। वहीं जब कैस्पर और सायरा गाड़ी में बैठे तो कैस्पर मार्था की याद में उसकी वीडियोस देखने लगा। उसने सायरा से पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता, लेकिन सायरा को पूरा यकीन था कि कैस्पर उसे किसी भी मुसीबत से बचा लेगा। ये सुनकर कैस्पर ने उसे अपने शरीर के जख्म दिखाए जो उसे मागो की तरफ से लड़ते हुए मिले थे, लेकिन मागो को उसकी वफादारी की कोई कद्र नहीं थी। उसने एक ही पल में उस लड़की को मार डाला जिससे वो बेहद प्यार करता था। कैस्पर को लगता था कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है और अगर सायरा उसके साथ रही तो उसकी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। खैर फिर वो गाड़ी में छिपकर किसी तरह चेक पॉइंट से आगे निकल आए। पर जैस्मीन के खबर करने के बाद एल सालो के गुंडे भी कैस्पर के पीछे पीछे आ गए। उधर यूएस जा रही ट्रेन पर अचानक पुलिस तलाशी लेने पहुंची तो सायरा का बाप तो उन्हें देखते ही भाग निकला, लेकिन इस हड़बड़ी में वो अचानक ट्रेन से गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर सायरा और कैस्पर एक कैंप में पहुंचे, जहां सायरा को कुछ लोग मिले जो उसके साथ पहले ट्रेन में जा रहे थे। जब सायरा ने उनसे अपने परिवार के बारे में पूछा तो पता चला कि उसके पिता की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर वो पूरी तरह से टूट गई और एक चर्च में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी कैस्पर वहां आया और उसने सायरा को हौसला दिया। आखिरकार वो दोनों कैंप से बाहर आ गए और कैस्पर ने सायरा से वादा किया कि वो उसे न्यू जर्सी पहुंचा कर रहेगा। उसके पिता के मर जाने के बाद अब सायरा को ही अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखना होगा। सायरा ने उससे वादा किया, लेकिन उसे कैस्पर की भी चिंता हो रही थी। सायरा ने कैस्पर को भी अपने साथ चलने को कहा और आखिरकार वो मान भी गया।
इसके बाद वो दोनों चलते चलते एक नदी तक पहुंचे जिसके उस पार अमेरिका की जमीन थी। अब उन्होंने तैरकर ये नदी पार करने का फैसला किया। सबसे पहले सायरा नदी में कूदी, पर तभी अचानक एल सालो के आदमी वहां आ पहुंचे और उन्होंने कैस्पर पर हमला कर दिया। कैस्पर तुरंत वहां से भाग निकला, लेकिन अचानक उसके रास्ते में स्माइली आ गया और उसने एक ही झटके में कैस्पर को गोली से उड़ा दिया। जब सायरा को गोलियों की आवाज आई तो उसने देखा स्माइली और बाकी गुंडों ने कैस्पर के चीथड़े उड़ा दिए थे। कैस्पर को अपनी आंखों के सामने मरता देख वो एक बार फिर से टूट गई। उसने नदी पार की और फिर पूरी रात नदी किनारे बैठी रही। फिर सुबह होते ही वो अमेरिका में घुस गई और वहां पहुंचकर अपने परिवार वालों को फोन किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैस्पर को मारने के इनाम में स्माइली के होठों पर गैंग का टैटू बनाकर उसे गैंग का एक परमानेंट मेंबर बना लिया गया। चाहे कैस्पर मन से अच्छा हो, लेकिन मासूम लोगों का खून तो उसके भी हाथों पर था। तो आपके हिसाब से उसके साथ सही हुआ या गलत, कमेंट्स में जरूर बताना।